बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के जो लेक्चर की सीरीज़ आजकल चला रहे हैं उसमें सेक्शन 177 के बारे में मैं पहले बता रहा था। वो कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो उसको हमने पार्ट 1 कर दिया है। तो अब आपने जब भी सेक्शन 177 ऑडिट के रिलेटेड पढ़ना है तो पहले उसका पार्ट 1 को देखें और पार्ट 1 के बाद फिर पार्ट 2 में हम आएंगे। तो पार्ट 2 में अब जो हम चल रहे थे वो एक प्रोवाइजो है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट कमिश्नर शैल नॉट कॉल फॉर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट ऑफ द टैक्स पेयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट्स। तो ये जो एक टाइम लिमिट है, टाइम की लिमिट ये है कि जिस साल में वो टैक्स पीरियड या टैक्स पीरियड जो रिलेट कर रहा है उसके एंड से 6 साल के अंदर अंदर जो है वो आपसे रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। अगर 6 साल एक्सपायर हो जाएं तो फिर आपसे उसके बारे में रिकॉर्ड नहीं मांगा जा सकता। 177 के तहत आपका ऑर्डर जो है यहाँ तक है। लेकिन इसके बाद एक और नीचे बताया गया होगा, यकीनन होगा इसमें, कि अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं जैसे कि कमिश्नर अपील के पास, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास, या फिर आपके केस चल रहे हैं ADRC में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो रिकॉर्ड आपने मेंटेन रखना है। वो जब तक के केस का फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता उस वक्त तक आपका वो रिकॉर्ड होगा। लेकिन फ्रेश केस के लिए आपके पास 6 साल तक का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो सब सेक्शन 2 है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ द पर्सन अंडर सब सेक्शन 1 or where necessary record is not maintained, the commissioner shall conduct an audit of the income tax affairs including exemption of accounts and records inquiry into the expenditure, assets and liabilities of the person or any other person, and may call for such other information and document as may deemed appropriate। तो जब वो रिकॉर्ड मंगवा लिया जाएगा तो उसमें कमिश्नर जो है वो उसका ऑडिट करेगा, जिसमें उसके इनकम के जो अफेयर्स हैं, उनके जो एक्सपेंडिचर के अफेयर्स हैं, उनके जो डिडक्शन के अफेयर्स हैं, उनके हेड्स ऑफ इनकम सारे जो हैं, उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, उस सारों की डिटेल स्क्रूटनी होगी, उनको चेक किया जाएगा। तो उस स्क्रूटनी के बाद उसको जो जो अप्रोप्रिएट लगेगा कमिश्नर को, उसको डॉक्यूमेंट्स को चेक उसका होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रिटर्न फाइल करते हुए हर चीज़ का ख्याल रखें और किसी एक्सपर्ट से अपनी रिटर्न फाइल करवाएं। सब सेक्शन 2A है, फॉर द पर्पज़ ऑफ सब सेक्शन 2 द कमिश्नर मे कंडक्ट द ऑडिट प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द वीडियो लिंक और एनी अदर फैसिलिटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। कि अगर बोर्ड बाज़ात इस तरह होता है कि आपके प्रीमिसेस पे जाके रिकॉर्ड चेक किया जाए, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ऐसे किया जाए। तो अगर बोर्ड ने इसके रूल्स बनाए और ये इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए, वीडियो लिंक के ज़रिए हो जाए और आपका इलेक्ट्रॉनिक स्क्रूटनी हो जाए आपकी डाटा की, अगर आप वो टैक्स पेयर एसेस दे दे, तो इस तरह से भी ये ऑडिट हो सकता है। कब ये नीचे उसकी प्रोविजंस दी हुई हैं, सेक्शन 2AA वेयर टैक्स पेयर क्लास ए है, हैज़ नॉट फर्निश रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, तो जैसे रूटीन में होता है कि वो अपना टैक्स पेयर आता है, उसने कोई प्लॉट ख़रीदना होता है, प्लॉट ख़रीदने के लिए वो आके अपने कंसल्टेंट को, अपने लायर को, अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को कहता है जी मुझे फाइलर कर दें। अच्छा, अब फाइलर का मतलब है कि रिटर्न फाइल हो जाना, सही होना या गलत होना ये बात की बात है कि रिटर्न फाइल हो गई, क्या हो गई जी। अगर किसी की रिटर्न बाज़ात ऐसे होता है कि FBR में ऑडिट के दौरान या उसकी ट्रेनिंग के दौरान ऑब्ज़र्व किया है कि उसने ज़ीरो इनकम, ज़ीरो एक्सपेंसेस डाले और रिटर्न में वो फाइलर हो गया। अब वो प्लॉट ख़रीद रहा है ना, तो उसके लिए मैनेजमेंट की गई कि इस प्लॉट के लिए आपने रिसोर्सेज कहाँ से आने हैं। अगर बेच रहा है तो उसकी स्टेटमेंट जो उसने बेचना है वो भी तो डिक्लेयर करना ज़रूरी था, लेकिन नहीं ऐसा होता, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि सस्ते से सस्ता काम हो। तो उसके लिए वो किसी ऐसे बंदे के पास उसने फाइलर, उसने ज़ीरो इनकम डाली, ज़ीरो टैक्सेस डाले और फाइलर कर दिया, और उसने फिर जब अपना प्लॉट बेचा तो उसका 236C का जब रिकॉर्ड गया FBR के पास, तो FBR ने नोटिस डाला कि आपके ये रिकॉर्ड डिक्लेयर तो किया नहीं था, प्लॉट और बेचा है तो ये आपने सप्रेशन की है, ये टैक्स दें। एक चीज़, अगर ख़रीद रहा है तो फिर उसने 0 डाली है, उसके वेल्थ स्टेटमेंट में पैसे ही नहीं है जिसका उसने 236K का जब टैक्स जमा करवाया
उसका फिर नोटिस आ गया कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में तो पैसे नहीं थे, ये आपने कहाँ से लिए। तो इसलिए वो 0-0 करके करने से भी फाइलर तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद में प्रॉब्लम आते हैं। तो एक तो ये है कि अगर किसी ने कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिया। नंबर 2 है फर्निश्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट, और उसने कम रिकॉर्ड दिया, या अनएबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द डिफेक्ट इन द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स आर बुक्स ऑफ अकाउंट, के वो उसमें जो डिफेक्ट्स थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको वो सेटिस्फाई करने में, सफिशेंट इंफॉर्मेशन देने में नाकाम रहा। फिर क्या होगा, इट शैल बी कंस्ट्रक्टेड दैट taxable income has not been be correctly declared and the commissioner shall determine taxable income on the basis of sectorial benchmark ratios, sectorial benchmark ratios as prescribed by the board। तो अगर कोई टैक्स पेयर ऐसा है जिसने रिकॉर्ड नहीं दिया, जिसने कम रिकॉर्ड दिया है, या जिसने रिकॉर्ड में अपने कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं कर सका, तो फिर उसका कमिश्नर क्या करेगा, उस सेक्टर में जो टैक्स इस तरह के लोग पे कर रहे हैं उसके मुताबिक उससे टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। सपोज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर रेंटल प्रॉपर्टी है तो एक प्लाजे वाला जो है वो उसका इनकम अपनी 20 लाख रुपया शो कर रहा है, तो दूसरे वाला जो है वो शो ही नहीं कर रहा या 5 लाख शो कर रहा है, तो उसी बेंचमार्क पे उस सेक्टर के मुताबिक उससे लिया जाएगा। या हम फैक्ट्रीज़ की बात करें, अगर फ़र्क दिया, एक बॉटलर है जो कोक है वो 1000 या 1 मिलियन बॉटल्स बनाता है तो कितना टैक्स देता है, तो पेप्सी उसी रेंज वाली बोतल जो फेयर मार्केट प्राइस हम चेक करें बनाता है तो वो क्या टैक्स दे रहा है। या फिर इसको आप किसी और से लगा सकते हैं कि एक शॉप है, शालमी में है फ़र्ज़ किया, या लिबर्टी में है, तो एक शॉप वाला साथ वाला जो है वो अगर 10 लाख टैक्स दे रहा है तो उसकी करीब करीब दोनों हमसाए हैं, एक 10 लाख दे रहा है, एक 50,000 रुपया टैक्स दे रहा है, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं कर रहा, तो उसको फिर उस सेक्टर के और उसके मुताबिक जो है उससे टैक्स चार्ज किया जाएगा, जो कि बोर्ड ने प्रेस्क्राइब भी किया है रूल्स में, तो उसके मुताबिक होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, वैसे तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है, देखते हैं अब क्या है। दी एक्सप्रेशन सेक्टरल benchmark ratio mean the standard business sector ratio notified by the board on the basis of the comparative cases including the financial ratio, production ratio, gross ratio, net profit ratio, recovery ratio, wastage ratio and such other ratios in respect of the such sector as may be prescribed। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सेक्टर जो है, एक उसी सेक्टर का एक बंदा जो है उसकी जो रेशोज़ लग रही हैं वही रेशोज़ जो हैं दूसरे बंदे को लगेंगी। ज़ाहिर है एक तरह के एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, एक तरह का उनका काम चल रहा है, एक तरह की मार्केट है, तो उसमें भी इन रेशोज़ की मदद से भी हम उनका, जैसे पेप्सी और कोक की मैंने आपको मिसाल दी, तो उनमें अगर हम करते हुए करेंगे तो उनके हम रेशो एनालिसिस करके कि जिस रेशो से एक दे रहा है, जो बड़ा देने वाला है, क्या छोटा भी कभी वही चीज़ें नहीं कर रही हैं जो कम टैक्स पे कर रहा है, तो ये इससे चेक करेंगे। सब सेक्शन 6 है सेक्शन 177 का, ऑडिट का। जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो सब सेक्शन 6 में क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट, कि जब रिकॉर्ड आ गया आपके पास, रिकॉर्ड को स्क्रूटनाइज कर लिया गया, जो ऑडिट टीम थी उसको कंप्लीट कर लिया गया, द कमिश्नर शैल आफ्टर ऑब्टेनिंग अ टैक्स पेयर्स एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल द इशूज रेज्ड बाय द ऑडिट इशू एंड ऑडिट रिपोर्टेड कंटेनिंग ऑडिट ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग, तो जो ऑडिट की ऑब्जर्वेशन निकलेंगी, जो ऑब्जर्वेशन बनेगी उस पे एक्सप्लेनेशन मांगेगा टैक्स पेयर से, और टैक्स पेयर जो एक्सप्लेनेशन देगा उसके बाद उसका जो डिटरमिन की जाएगी कि टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है और उसकी फाइंडिंग दी जाएंगी। सब सेक्शन 6 ए है, आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट द कमिश्नर में इफ़ कंसिडर्ड नेसेसरी अमेंड द असेसमेंट एंड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 और सेक्शन 122 की जो अमेंडमेंट है उसको अमेंड कर दिया जाएगा, एज द केस में बी आफ्टर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड द टैक्स पेयर अंडर सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 122, के जब उसकी असेसमेंट जो हुई थी उसको असेसमेंट को चेंज कर दिया जाएगा और उसको अमेंड कर दिया जाएगा अकॉर्ड एज पर डिस्क्रिपेंसीज जो निकली हैं ऑडिट की उनके मुताबिक। तो अब अमेंडेड में उसको हो सकता है टैक्स पेएबल बन रहा हो सकता है टैक्स पेएबल ना भी बन रहा हो। बाज़ केसेस ऐसे हैं कि सपोज़ उसने इतनी की है कि अभी बिलो टैक्स लिमिट ही रह गया तो उसमें टैक्स हो सकता है ना भी बन रहा हो, लेकिन बाज़ औक़ात अमेंडमेंट ऐसी आती है कि उसमें टैक्स पे करना बन रहा है। द फैक्ट्स दैट द पर्सन हैज़ बीन ऑडिटेड इन द ईयर
not precluded the persons from being audited again in the next following year where there are the reasonable grounds for such audit। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स फॉर ऑडिट हैं और पिछले साल में उसका ऑडिट हुआ और अगले साल में उसका ऑडिट नहीं होगा जी कि 1 साल हो गया है, लेकिन अगर कोई ऐसी ग्राउंड्स बन रही हैं कि उसकी डिटेक्शन बन रही है, उसकी कोई रीज़नेबल इंफॉर्मेशन बन रही है, तो फिर अगले साल में भी ऑडिट होगा। ये चीज़ इससे रोकती नहीं है। सब सेक्शन 8 है, द बोर्ड में अपॉइंट अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961। जैसे हम बात करते हैं इसी तरह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एज डिफाइंड अंडर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अमेंडेड एक्ट 1966 आर अ फर्म कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अंडर द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट दिस to conduct the audit of the income affairs of any person or a class of person, and the scope of such audit shall be determined by the board or the commissioner as the case to case basis। ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड जो है या कमिश्नर वो थर्ड पार्टी से भी ऑडिट करवा सकता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के जो सीएज हैं या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के जो एसीएमएज हैं, उनसे उन ऑडिटर से थर्ड पार्टी से भी ऑडिट करवा सकता है बीआर। ये जैसे कि बोर्ड और कमिश्नर जो है रूल प्रिस्क्राइब करेगा उसके मुताबिक हो सकता है। सब सेक्शन 9 है, एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय द फर्म रेफर्ड इन सब सेक्शन 8, जो कि हमने जैसे कि किसी फर्म को अगर अप्लाई किया है सब सेक्शन 8 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को, मे बी ऑथोराइज बाय द कमिश्नर इन राइटिंग टू एक्सरसाइज द पावर इन सेक्शन 175 एंड 176 फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ऑफ ऑर्डर अंडर सब सेक्शन के जो अप्लाई की जाएगी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, तो कमिश्नर इन राइटिंग उनको पावर्स देंगे। जो 175 की मैंने आपको बताया था, अभी भी बताया है, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वो उसको फ्री असेस होगी, उसके प्रीमिसेस में जाके उसका सर्च कर सकता है, उसके डॉक्यूमेंट्स देख सकता है, उसके स्टॉक्स चेक कर सकता है, और 176 का जो है कि इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है कि उससे कोई भी इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर से 176 के तहत मंगवा सकता है, तो वो कंपनी के पास उस चीज़ का इख्तियार होगा। सब सेक्शन 10 है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 2 एंड 6 वेयर द पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर आर द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड आर द बोर्ड कमिश्नर अंडर सब सेक्शन 8 टू कंडक्ट ऑडिट एनी अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड रिक्वायर्ड एंड मेंटेन अंडर सेक्शन 174 or any other relevant documents, electronic kept record, electronic machine, or any other evidence that may be required by the commissioner or the firm of chartered accountants of Pakistan and cost and management of Pakistan for purpose of determination of income and tax due thereon. The commissioner may proceed to make a best judgment assessment under section 121 of the ordinance, and the assessment treated to have been made on the basis of the return or revised return filed to the taxpayer shall be no legal effect। बड़ा लंबा था पैरा था, लेकिन इसको मैं सम अप करता हूँ, इतनी बात को मैं बताता हूँ कि क्या है कि अगर कोई टैक्स पेयर जिसका ऑडिट सेलेक्ट हुआ कमिश्नर ने करना था या कास्ट एंड मैनेजमेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने करना था, उसके ऑडिट के लिए उसके पास गया लेकिन उसने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, बिल्कुल इनकारी हो गया। अब उस किस चीज़ का ऑडिट करें जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट साहब, या भी जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैं, तो किस चीज़ का ऑडिट करेंगे? उसने डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं दिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर कमिश्नर के पास अथॉरिटी है कि उसकी बेस्ट जजमेंट कर सके, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 121 के तरीके कर सके। तो अब बेस्ट असेसमेंट क्या होती है? बेस्ट जजमेंट की असेसमेंट ये होती है कि आप जो मैंने पीछे आपको एक चीज़ बताई कि आप उसमें सेक्टोरियल एनालिसिस करते हैं, उस सेक्टर को देखते हैं, उस प्रीमिसेस को देखते हैं, लोकेशंस को देखते हैं, उसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हैं, या सेल्स टैक्स में अगर फाइल कर रहा है तो उसको देखते हैं। तो आप सारा कंपैरिजन करने के लिए इसके लिए भी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स हैं जो बनाए गए हैं, उसके मुताबिक आप उसके कमिश्नर जो है वो उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देते हैं, और उससे ये होता है कि जितना फिर उसमें टैक्स लगता है तो उसका शोकाज किया जाता है या उससे उसके टैक्स इकट्ठा किया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है एक, ये मैंने तो शायद पहले ही आपको बता दिया। एक्सप्लेनेशन ये है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट पावर ऑफ द कमिश्नर
अंडर दिस सेक्शन आर इंडिपेंडेंट एंड द पावर ऑफ द बोर्ड अंडर सेक्शन 214C and nothing contained in section 214C restricts the power of the commission to call for record or the documents including books of account or the taxpayer of the audit and conduct audit under this section. ये एक्सप्लेनेशन क्यों देने की ज़रूरत महसूस हुई और बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या है? जब कमिश्नर सेलेक्ट करता था किसी भी टैक्स पेयर का ऑडिट, क्योंकि कमिश्नर के पास पावर है कि वो किसी का ऑडिट सेलेक्ट कर सके, उसके लिए ऑडिट कर सकता है कमिश्नर, लेकिन क्या करते थे, उस पर स्टे आ जाता था क्योंकि सेक्शन 214C जो है इसके मुताबिक ऑडिट जो है बोर्ड करेगा। बोर्ड के पास भी इख्तियार है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी को सिलेक्ट कर सकता है ऑडिट के लिए। अब वो केस चला जाता था कोर्ट में जी, क्योंकि ये इख्तियार बोर्ड के पास है 214C का, तो इसलिए कमिश्नर इसका ऑडिट नहीं कर सका। तो ये एक्सप्लेनेशन देने का मकसद ये है कि कमिश्नर के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर है ऑडिट सेलेक्ट करने की, बोर्ड के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर है। दोनों पावर्स एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट नहीं करती, ना दोनों पावर एक दूसरे को रोकती हैं कि आप ऑडिट करें ना करें। तो सेलेक्ट चाहे अंडर सेक्शन 177 कमिश्नर से हो या 214C बोर्ड से हो, तो दोनों सूरतों में ऑडिट जो है वो होगा और आपको करवाना पड़ेगा। तो इसलिए शुरू से ही कोई अच्छा कंसल्टेंट हायर करें, अच्छी रिटर्न फाइल करें, ताकि आपको इन झंझटों में पड़ना ही ना पाए। तो सब सेक्शन 11 है, दी बोर्ड में अपॉइंट एज में मैनी स्पेशल ऑडिट प्लान्स एज में नेसेसरी फॉर कंप्राइजिंग 2 और मोर मेंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो बोर्ड है वो भी स्पेशल ऑडिट प्लान जो है वो बता सकता है, बना सकता है, और उसमें मेंबर्स जो हैं वो भी और इकट्ठे किए जा सकते हैं, एक्सपर्ट्स और भी इकट्ठे किए जा सकते हैं, जैसे कि स्पेशल ऑडिट पैनल, कि जो स्पेशल ऑडिट पैनल एक बनेगा उसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। उसमें जो नीचे बताया गया है हम उसी को पढ़ लेते हैं कि क्लास ए में है एन ऑफिसर ऑफ आर द ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, उस पैनल में इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड डिफाइन इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, के एक पैनल ऑडिट का बनेगा जिसमें FBR के ऑफिसर्स भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी होंगे। और डी में क्या है, एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग द फॉरेन एक्सपर्ट आर स्पेशलिस्ट एज डायरेक्टेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट द ऑडिट इंक्लूडिंग द फोरेंसिक ऑडिट of the income tax affairs of any person or a class of person, and the scope of such audit shall be determined by board or the commissioner as case to case basis। दो चीज़ें तो हमने पहले भी पढ़ी हैं कि FBR के जो ऑफिसर हैं वो ऑडिट करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं। ये एक नई चीज़ आई है क्लास डी में कि अगर फ्रेंसिक ऑडिट करने के लिए कोई एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है, कि ऐसी चीज़ का ऑडिट हो रहा है, सपोज प्रोडक्शन का ऑडिट हो रहा है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्शन का ऑडिट हो रहा है, उसको FBR का ऑफिसर वो भी नहीं समझता, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं समझता और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी नहीं समझता, तो हायर की जा सकता है, फॉरेन एक्सपर्ट भी उसके लिए हायर किया जा सकता है कि वो उसको एक्सपर्टी अपनी बताए कि इससे रॉ मटेरियल ये है, इससे कितने इसमें चीज़ें बन सकती हैं या इसकी फार्मूलेशन क्या है, वो जो एक्सपर्ट किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का हो सकता है। या फिर सब क्लास ई है, द टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट डिप्लॉय अंडर द ऑडिट असिस्टेंस प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड टैक्स अथॉरिटीज़ आउटसाइड द पाकिस्तान, या कोई एक इंटरनेशनल जो टैक्स अथॉरिटीज़ कोई हो उसका जो उसकी असिस्टेंस भी ली जा सकती है फॉर द टैक्स पर्पज़। तो इस तरह से एक पैनल बन जाएगा, ऑडिट पैनल, और वो पैनल जाके ऑडिट करेगा टैक्स पेयर का। इसके लिए प्रोवाइजो दी गई है, प्रोवाइडेड दैट इन केस द मेंबर इज़ not an officer of inland revenue, the person shall only be included as a member in the special audit plan if an agreement of confidentially has been entered in between the board and the person, international tax organization or the tax authority as the case may be। कि अगर कोई मेंबर जो है FBR का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता तो फिर भी उसको स्पेशल ऑडिट के पैनल के लिए हायर किया जा सकता है और बनाया जा सकता है। अब सब सेक्शन है 12, स्पेशल ऑडिट पैनल अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी हेडेड बाय द चेयरमैन हु शैल बी द एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। तो जो इसको पैनल को जो हेड करेगा वो FBR का मेंबर होगा, FBR का होगा जो इसका चेयरमैन होगा,
और सब सेक्शन 13 है पावर अंडर सेक्शन 175 176। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सर्च की जाके करने की या फिर उसके डाटे की फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट अंडर सब सेक्शन 11 shall only be exercised by an officer of inland revenue who are the member of the special audit panel and authorized by the officer। तो ये जो पावर्स हैं वो सिर्फ सब सेक्शन 11 की सिर्फ कर सकता है FBR का एम्प्लाई जो होगा जिसको ऑथोराइज किया गया होगा कमिश्नर की तरफ से। अब सब सेक्शन 14 है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 2 and 6 वेयर द पर्सन इज फेल टू प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर आर अ स्पेशल ऑडिट पैनल अंडर सब सेक्शन 11 to conduct audit any account document record required to be maintained under section 174 or any other relevant document electronically kept or record under this, and the evidence may be required by the commissioner or the panel. The commissioner may proceeds to make best judgment assessment under subsection 121 and the assessment treated to have been made on the basis of the return revised return filed or the taxpayer shall be no legal effect। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर टैक्स पेयर FBR के ऑफिसर्स को नहीं रिकॉर्ड देता तो वो कमिश्नर के पास अथॉरिटी है कि वो उसकी बेस्ट जजमेंट कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है अंडर सेक्शन 121। इसी तरह अगर पैनल को रिकॉर्ड नहीं देता तो जो चीज़ तफसील मैंने उस वक्त बताई थी वो सेम ही है कि कमिश्नर फिर भी उसकी बेस्ट जजमेंट कर सकता है। अगर हम सब सेक्शन 15 की बात करें, इफ़ एनी वन मेंबर ऑफ द स्पेशल ऑडिट पैनल अदर दैन द चेयरमैन is absent from conducting the audit, the proceedings of audit may be continue and the audit conducted by the special audit panel shall not be invalid and called for question merely on the ground of such absence। कि अगर FBR का मेंबर तो ज़रूरी होना है, अगर इसके अलावा कोई और मेंबर नहीं है तो ये है कि वो ऑडिट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, रुकेंगी नहीं, वो चलती रहेंगी किसी के ये है कि कोई ग्राउंड उसमें एबसेंट नहीं होगी। 16 है फंक्शन परफॉर्म बाय द एन ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू एज ए मेंबर ऑफ द स्पेशल ऑडिट पैनल फॉर कंडक्टिंग ऑडिट शैल बी ट्रीटेड टू हैव बीन परफॉर्म्ड बाय द स्पेशल ऑडिट पैनल। कि कोई अगर FBR के ऑफिसर ने कोई फंक्शन किया है ऑडिट कंडक्ट करते हुए कुछ भी किया है तो हम उसको स्पेशल पैनल का ही हिस्सा समझेंगे, वो उसी ने काम किया है। सब सेक्शन 17 है द बोर्ड में प्रेस्क्राइब द मोड एंड मैनर फॉर कंडीशन प्रोसीजर एंड वर्किंग ऑफ द स्पेशल ऑडिट प्लान। तो ऑडिट प्लान जो या पैनल बनाने के लिए बोर्ड जो है वो इसके रूल्स बनाएगा और रूल्स ऑफ बिज़नेस जो हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए ऑडिट वो करेंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 177 ऑडिट का, जिसमें हमारी 2 वीडियोज़ बन गई हैं। एक पहले वो टेक्निकल कुछ इशू की वजह से शॉर्ट थोड़ी बनी और ये दूसरी भी बन गई है। तो अब आपके पास सेक्शन 177 ऑडिट के 2 लेक्चर्स हैं, तो आप इसको कंप्लीट समझने की ये दोनों को देखें और अगर आप इसको समझ रहे हैं और दूसरों को समझाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।